जो कहता है कि 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर हमला किया वो गलत कहता है। ईरान ने इसराइल पर हमला नहीं किया, ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया। ये फर्क करना बहुत जरूरी है। इसी से जाहिरियत करने वाले और जाहिरियत का जवाब देने वाले में कानूनी फर्क पैदा होता है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का आर्टिकल 51 कहता है कि अगर किसी मुल्क पर मुसल्लह हमला हो तो ये उस मुल्क का फितरी हक है कि वो अपना दिफा करे। इसराइल फलस्तीनी नस्लकुशी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता में जंग का दायरा वसी हो, ईरान उस दायरे में शामिल हो जाए ताकि तमाम अरब ममालिक जो फलस्तीनी नस्लकुशी के खिलाफ कम अज़ कम ज़बानी तौर पर इसराइल की मुखालिफत कर रहे हैं, उन सब की वफादारियाँ ईरान की वजह से तकसीम हो जाए। इसलिए उसने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला किया। 13 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 2 ईरानी जनरल भी शामिल थे। बैनुल अक़वामी कानून में सिफारत खाने महफूज जगह होते हैं। किसी भी मुल्क के सिफारत खाने पर हमला उस मुल्क पर हमला माना जाता है। सलामती कौंसिल ने ईरानी सिफारत खाने पर हमले की मज़म्मत ही नहीं की। ईरान ने तो कहा कि अगर सलामती कौंसिल मज़म्मत कर देता तो ईरान को जवाबी कार्रवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ईरान ने तकरीबन 2 हफ्ते इंतज़ार किया। जब ईरान ने ये जवाबी कार्रवाई की तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये सब मिली भगत है, ईरान भी इसराइल के साथ मिला हुआ है। मतलब मामले को शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश की गई। एक तो हम लोग फट से अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेते, तभी तो मुसलमानों का आज ये हाल है। जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि जिसे ईरान का जवाबी हमला पसंद नहीं आया तो वो सऊदी अरब से करवा ले। ये बात भी ठीक है। यहां मैं क्लियर कर दूं कि ईरान ने इसराइल पर जो जवाबी हमला किया वो गजा में जारी नस्लकुशी के खिलाफ नहीं था, अपने सिफारत खाने पर हमले के जवाब में किया। ये हमने देख ही लिया है कि मुल्की मफादात में लिए गए फैसलों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। सब पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। ताहम ये भी हकीकत है कि पिछले 50 साल में ईरान वो पहला मुल्क है जिसने इसराइल पर बराह रास्त जवाबी हमला किया। इसराइल 1948 से फलस्तीनी नस्लकुशी कर रहा है, किसी भी अरब मुल्क ने कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं कर रहा। हालांकि आप साइज देखिए, इसराइल इतना सा है और आसपास के मुल्क उससे कई कई गुना बड़े हैं। मिस्र इसराइल से 45 गुना बड़ा है, ईरान इसराइल से 75 गुना बड़ा है और सऊदी अरब इसराइल से 97 गुना बड़ा है। यानी सऊदी अरब के अंदर 97 इसराइल फिट आ सकते, लेकिन इनमें से किसी की नहीं चलती। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की जवाबी कार्रवाई टोपी ड्रामा थी, तो उन्हें बता दूं कि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि उसने जवाबी हमले से 3 दिन पहले ही अपने पड़ोसियों और अमेरिका को बता दिया था कि वो कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि इस कार्रवाई का मकसद जानी नुकसान नहीं बल्कि इसराइल को यह सबक देना था कि अब अगर उसने कुछ किया तो मुंह तोड़ और डायरेक्ट जवाब मिलेगा। ईरान ने कोई 330 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल मारे। तेहरान हुकूमत का कहना है कि उन्होंने पहले ड्रोन से हमला किया क्योंकि ड्रोन्स को इसराइल पहुंचने में कोई 8 या 9 घंटे लगते हैं। ये एक तरह से इसराइल को एडवांस वार्निंग भी दी गई ताकि जानी नुकसान ना हो। उसके बाद क्रूज मिसाइल दागे गए जिन्हें 2 घंटे लगे पहुंचने में, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए जो कोई 12 मिनट में इसराइल पहुंच गए। इनसे इसराइली फजाई अड्डों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन असल मकसद कुछ और था। एक तो इसराइल को यह बताना कि वो ईरान के खिलाफ मजीद हमलों से बाज रहे। दूसरा ये कि ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन्स मारे, उन्हें रोकना तो था। इसराइल ने अपना मिसाइल शिकन डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया और यूं ईरान को कम पैसों में इसराइल की दिफाई सलाहियत के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। तीसरा ये कि ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में मार गिराने यानी इंटरसेप्ट करने में इसराइल के 1.35 अरब डॉलर खर्च हुए। चौथा, इसराइली अवाम में मजीद खौफ पैदा हुआ। अच्छा, अब कई लोग जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल तो कुछ नहीं होगा क्योंकि खित्ते में जंग कोई भी मुल्क नहीं चाहता। सबके माशी मफादात एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए कि मशरिक़ वुस्ता में जंग हुई तो तेल की कीमत ऊपर शूट कर जाएगी और आलमी मईशत का फिर जो हाल होगा वो हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे इसराइल को कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत हुआ। तारीख भी गवाह है। 1990 की जो सेकेंड गल्फ वॉर थी, जिसमें एक तरफ इराक था, दूसरी तरफ अमेरिका की क़यादत में 42 मुल्कों का ग्रैंड इत्तेहाद था। उसमें कई मुस्लिम ममालिक भी शामिल थे जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे। तो उस अमरीकी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इराक ने इसराइल पर भी मिसाइल हमला किया ताकि वो जंग में शामिल हो जाए। इसराइल हो भी जाता जंग में शामिल, लेकिन अमेरिका ने इसराइल को चुप करवाने के लिए बहुत सारे जदीद हथियार और जंगी तैयारे दिए। यही काम इस मरतबा भी हो रहा है। अमरीकी हुकूमत इसराइल को 14.1 अरब डॉलर की सिक्योरिटी इमदाद देना चाहती है। मामला कांग्रेस में फंसा हुआ है, अब वो मंजूर हो जाएगा। बल्कि अमरीकी कांग्रेस शायद अब इसराइल के लिए इजाफी इमदाद भी मंजूर कर ले।
लेकिन 1991 में और अब में एक बहुत बड़ा फर्क है। 1991 में इस्राएली वजीर आजम था यित्जक शमीर। उसने दाखिली दबाव का सामना किया और अमेरिका की बात मान ली क्योंकि उसका कोई जाती मफाद नहीं था। लेकिन इस वक्त जो इस्राएली वजीर आजम है बिन्यामिन नेतन्याहू, उसका मसला ये है कि उस पर करप्शन के सीरियस इल्जामात हैं, उसके खिलाफ सबूत भी ठोस हैं। जब तक इसराइल हालत जंग में रहता है नेतन्याहू की कुर्सी महफूज है। वो जैसे ही कुर्सी से हटेगा सीधा जेल जाएगा। उसने ये हुकूमत इंतहाई दाएं बाजू के ज़ायनिस्ट सियासतदानों और जंगी जुनूनियों के साथ मिलकर बनाई है जो ईरान के खिलाफ दोबारा हमले पर जोर दे रहे हैं। अगर नेतन्याहू उन्हें कंट्रोल कर सका तो खित्ते में बराह रास्त जंग टल सकती है, वरना अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू जब फलस्तीनी नस्लकुशी कर सकता है तो पूरे खित्ते को जंग की आग में भी धकेल सकता है। वो जानता है कि अमेरिका की मदद के बगैर वो ईरान से जंग नहीं मोल सकता, लेकिन अगर उसने जंग छेड़ी तो अमेरिका के पास इसराइल का दिफा करने के सिवा कोई चारा भी नहीं होगा। इस वक्त नेतन्याहू सिर्फ इसराइल और अमेरिका का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का अमन इस एक शख्स की हवस पर अटका हुआ है। इस वीलॉग की रिकॉर्डिंग तक लेटेस्ट खबर यह थी कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी में तहम्मुल से काम लेने का आलमी दबाव रिजेक्ट कर दिया है।